नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान में आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं कि विकास क्या होता है। तो विकास को समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे कि विकास के अंतर्गत हम जीवन से जुड़े विभिन्न लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के उपायों के संबंध में अध्ययन करते हैं। यानी हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या करते हैं और कितना हमने प्राप्त कर लिया, वही हमारा क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। जितना प्राप्त कर लिया वो विकास कहलाएगा। तो जीवन को कैसे जिया जाए? जीवन तो सभी जीते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर है, मनुष्य, अमीर भी जीता है, गरीब भी जीता है, मध्यम वर्ग भी जीता है, सभी जीते हैं जीवन तो। लेकिन वो जीवन जो गुणवत्तापूर्ण हो, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का नाम ही तो क्या है, विकास है। तो कि किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है कि कम से कम जो अनिवार्य वस्तुएं उनकी तो सबको उपलब्धता हो। उसके बाद में रॉयल्टी की वस्तुएं हो, शाही वस्तुएं, जिस स्तर पर व्यक्ति होगा उस स्तर पर उसके पास शाही वस्तुएं होंगी, बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, बंगला वगैरह सब कुछ, तो वो उसके स्तर के अनुसार। तो जीवन को अधिक बेहतर कैसे बनाया जाए, इन प्रश्नों के जवाब मिलेंगे यहाँ पर। कि लोग मिलजुल कर कैसे रहें, आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है ये। कि अधिक समानता कैसे आ सकती है, कि आज बहुत ज़्यादा असमानता हो गई है, आर्थिक खाई पैदा हो गई है। एक तो बहुत पूंजीपति लोग हैं और एक बहुत ही गरीब लोग हैं। अमीरी और गरीबी के बीच में क्या पड़ चुकी है, खाई पड़ चुकी है। और उस खाई को मिटाने के लिए गवर्नमेंट और हम मिलकर क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विकास क्या वादा करता है? विकास क्या वादा करता है कि विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, जितने व्यक्ति उतने लक्ष्य। कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, सब कोई अलग अलग स्तर पर जीवन जीना चाहता है। तो विभिन्न लोगों के लिए विकास की धारणाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। कोई किसको विकास समझता है, कोई किसको विकास समझता है। कोई खाट में बैठकर खाट में सो रहा है, उसको ही विकास समझ रहा है कि अपन से सुखी और कौन है। जिसो मजो खाट में, उसो मजो राजमैन पाट में है। और कोई पैसे को विकास समझ रहा है, कोई घूमने को ही विकास समझ रहा है। तो नजरिया सबका अलग अलग है। अर्थात अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर अपन देखें तो एक वह छात्र जो फेल होने की कगार पर है, या वो कुछ जानता नहीं है, कम जानता है, तो वो तो ये समझता है कि मैं पास हो जाऊं, वही बहुत गनीमत है, वही विकास है उसका। तो जो पास हो रहा है वो यूँ सोचता है कि मेरा बढ़िया से थोड़ा 50% सी बन जाए। जो उससे ऊपर है वो यूँ सोचता है कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। फर्स्ट डिवीज़न वाला सोचिए कि कम से कम 80 तो बने है। और जिनकी वर्तमान 80 की कंडीशन पे वो सोचे कम से कम 90 तो बने। और जो 90 से ऊपर वाली कंडीशन पे वो सोचे मेरिट में तो आए हम कम से कम। सबका विकास का लक्ष्य अलग अलग हुआ या नहीं हुआ? सबका अलग अलग सोच है। इसी तरह रहने में, खाने में, पीने में सबकी सोच क्या है, अलग अलग है। कोई प्योर गांव का शुद्ध भोजन करके, घी, दूध, दही सब गांव का, सब्जी भी गांव की खाकर वो उसको विकास समझ रहा है। और कोई पश्चिमी सभ्यता के, कोई बर्गर है, पिज्ज़ा है, चाउमीन है, ये खाकर विकास समझ रहा है कि हम उनसे ऊपर है। तो विकास का लक्ष्य सबका क्या है, अलग अलग है। देखते हैं कि आय और अन्य लक्ष्य। आय तो सब चाहते हैं कि पैसा आए, क्योंकि कोई भी विकास के लिए जो भी कार्य करना चाहेगा वो किससे होगा, पैसे से। राम दुआरे तुम रखवारे, होता न ज्ञा बिनु पैसारे। देखिएगा कि सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनी आय को अधिकतम करना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने आए। साथ ही लोग समानता के व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा दूसरों से सम्मान पाने की भी इच्छा रखते हैं। दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा का आज एक ही वस्तु रह गई है, पैसा।
जिसके पास पैसा है उसके दोस्त भी ज़्यादा होते हैं, रिश्तेदार भी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप किसी को खिलाओगे पिलाओगे नहीं, चटाओगे नहीं, तो ना आपका कोई दोस्त रहेगा, ना कोई परिवार का रहेगा, ना कोई रिश्तेदार रहेगा। अगर आपके पास पैसा है और खिलाओगे ना, आप चटाओगे, तो आपके सब भाई बंधु, सब रिश्तेदार आपके हैं। बात समझ में आई? आगे देखिएगा। तो राष्ट्रीय विकास क्या होता है? सिंपल सी बात तो यह है कि इनकम होगी। क्या होगी? इनकम होगी, आय होगी। प्रत्येक व्यक्ति के पास आय होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास आय होनी चाहिए, विकास वही है। एक व्यक्ति के पास बिल्कुल भी आय नहीं है और एक व्यक्ति के पास खूब आय है, वो विकास नहीं है। विकास का मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अपनी खुद पूर्ति कर सके। किसी भिखारी को पैसे देने से आप उसको बराबर नहीं कर सकते। उसको कोई काम सिखाओ, रोजगार दो उसको, तो वो व्यक्ति भी राष्ट्रीय आय में क्या करेगा? एक अहम योगदान देगा अपना। वो भी तो अपनी खुद की रोजी रोटी कमाकर खुद राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार परक होना ही विकास का पहला लक्ष्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए। देखिएगा, तो राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत इन विषयों पर विचार किया जाता है कि सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है यदि परस्पर विरोधी विचार हैं। पहली बात तो विरोधी विचार नहीं होने चाहिए। विरोधी विचार हैं तो निर्णय कैसे किया जाएगा और सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? जो ज़्यादा व्यक्तियों का हितकारी होगा, लाभकारी होगा, उस निर्णय को फिर लागू किया जाएगा। ये नहीं कि कम व्यक्तियों का लाभ और अधिक व्यक्तियों का नुकसान हो तो उस निर्णय को लागू नहीं किया जाएगा। क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? तो इसकी भी खोज की जाएगी कि कार्य करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा? अभी बताया मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। और राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर क्या करना है? विचार करना है कि सबको आय हो, सबका विकास हो, ज़्यादातर लोगों का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और कम संसाधनों से अधिक आय प्राप्त की जा सके। यही विकास का मुख्य लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने जीवन की श्रेष्ठता को जिए, जितना कर सके वो अच्छा करे, वो विकास है। नहीं तो मानव जिस सभ्यता में मानव ने जन्म लिया उस सभ्यता में अगर आज भी होता तो शायद आज हम यहाँ इस कंडीशन पे नहीं होते। तो विकास एक निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। विकास क्या चलता है? निरंतर चलता है। अपन सो जाते हैं लेकिन विकास नहीं रुकता है। विकास नहीं सोता है, विकास दिन और रात चलता है। अपन सो रहे हैं, पता नहीं देश के कितने ही लोग उस समय जाग रहे हैं, पता नहीं उस समय कितने ही लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, कहीं कहाँ है। उस समय भी तो विकास हो रहा है। तो विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? तो किसके आधार पर की जाएगी? एक तो उनका स्तर देखा जाएगा, वहाँ के लोगों का गरीबी है, अमीरी है, रोजगार है, वहाँ के लोगों की आय का साधन है, वो किस स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सब माध्यमों को उनकी सबकी क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। तब पता लगेगा कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। देशों की तुलना करने के लिए उसकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट मानी जाती है। आय का जितना बड़ा स्रोत होगा उसका मतलब उसका विकास उतना ही क्या है? ज़्यादा है। तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तुलना करना अधिक बेहतर माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकाल ली जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे हमारे देश के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो मानवीय संसाधन है, चाहे वो भौतिक संसाधन है, यानी यहाँ की कोई भी मशीनरी हो, चाहे कोई मानव संसाधन हो, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, उनकी भी तो आय होती है, वो सेवा प्रदान करते हैं अपनी। तो कोई वस्तु या कोई सेवा के द्वारा हमारे देश में एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में भी कौन सा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक वित्तीय वर्ष में जितने भी संसाधनों से आय प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी? राष्ट्रीय आय। बात समझ में आई? अब वो राष्ट्रीय आय में अगर हमारी देश की जनसंख्या का क्या दे दिया जाए? भाग दे दिया जाए, तो क्या आ जाएगी? प्रति व्यक्ति आय।
बात समझ में आई? देखिएगा आगे। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी आय के आधार पर ही देशों का वर्गीकरण किया गया है। विश्व बैंक भी किसके आधार पर वर्गीकरण करता है? आय के आधार पर। और ये अपन पढ़ चुके हैं कि विश्व बैंक की स्थापना किसके तहत हुई? ब्रिटेन। विश्व बैंक की स्थापना किसके तहत हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1995 में। 1995 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। देखिएगा आगे। विश्व बैंक और एक और पढ़ा था अपन ने, मुद्रा संकलन। हाँ, अच्छा देखिएगा। तो आय और अन्य मापदंड यानी विभिन्न देशों अथवा राज्यों की तुलना आय के अतिरिक्त, आय से तो होती है, आय के अतिरिक्त मैंने बताया कि उनका जीवन जीने का स्तर कैसा है, वहाँ अमीरी कितनी है, गरीबी कितनी है, रोजगार परक लोग कितने हैं, तो उससे भी तो तुलना होगी। तो अतिरिक्त कई अन्य मापदंडों के आधार पर भी की जाती है। एक तो सबसे बड़ी बात है वहाँ के लोगों की सुरक्षा। अगर वहाँ के लोग सुरक्षित होंगे तो विकास में ज़्यादा योगदान देंगे। आज की स्थिति, जैसे आज की स्थिति की बात करें तो आज महिला वर्ग को, लड़कियों को बाहर तो भेज रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आज वो क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए महिला वर्ग पूर्ण रूप से बाहर भी नहीं जा रहा है। काम करने के लिए नहीं भेजते हैं, रोजगार के लिए नहीं भेजते हैं, भेजते नहीं है ना बाहर। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा का खतरा रहता है। और उसके बाद में समानता, कि सभी लोग समान नहीं है, और आदर, कि किसको कितना आदर मिलता है, तो उसके हिसाब से उसका स्टैंडर्ड डिसाइड होता है कि किस स्टैंडर्ड का आदमी है। स्वतंत्रता, कि आपको कितनी क्या मिल रही है, छूट दी जा रही है। जितना विकसित होगा, जितने परिपक्व होंगे, जितनी मैच्योरिटी होगी, उतनी स्वतंत्रता मिलेगी आदि। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न राज्यों की तुलना, जैसे एक तो शिशु मृत्यु दर, अगर शिशु मृत्यु दर ज्यादा है तो क्यों है? कि वहां के लोगों का उतना विकास नहीं है, या फिर चिकित्सा सुविधा, हॉस्पिटल वगैरह इतनी सुविधाएं नहीं है। अगर विकसित होता तो वो सुविधाएं होती, और सुविधाएं होती तो मृत्यु दर कम होती। फिर है जन्म दर। जन्म दर का स्टैंडर्ड उसी आधार पे चलेगा। जैसे आज के दिन की स्थिति बात करें, आदिवासी और प्राचीन परंपरा के लोग हैं, वो तो आज भी जन्म दर उनकी ज़्यादा है, और जो पढ़े लिखे थोड़े स्टैंडर्ड है उनकी जन्म दर क्या है, कम है। इसी तरह मृत्यु दर है। मृत्यु दर के प्रति जितने सचेत होंगे, जैसे शिशु मृत्यु दर पड़ी वैसे ही कुल मृत्यु दर भी होती है। तो अगर हॉस्पिटल व्यवस्था सही है, सारी व्यवस्था सही है, एम्बुलेंस व्यवस्था सही है, तो या फिर जैसे रोडों की यातायात व्यवस्था सही है, तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट नहीं होंगे तो मृत्यु दर कम होगी है? और अगर सही नहीं है, तो व्यवस्थाएं सही नहीं है, तो एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, तो मृत्यु दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। साक्षरता दर, किसी भी एरिया की साक्षरता दर से पता लगा लिया जाता है कि इस एरिया का कितना विकास हुआ है। कि आज भी हिंदुस्तान में 100 में से लगभग 75 व्यक्ति ही पढ़ते हैं, 25 व्यक्ति आज भी अनपढ़ की स्थिति में। भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर साक्षरता दर देखें तो 74 ही तो है, तो मतलब लगभग 75 मान लिया, 25 तो आज भी अनपढ़। अब जनगणना 2021 के अनुसार देखते हैं क्या स्थिति होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पहुंचेगी, 80 तक, फिर भी उतनी तो नहीं है जितने होनी चाहिए। 100% साक्षरता का लक्ष्य तो हासिल नहीं हो रहा है। और आदि के आधार पर यह तुलना की जाती है राज्यों के बीच में। फिर है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाओं में क्या है कि हम स्वयं के साधन से स्वच्छ वातावरण, हमारा वातावरण, हम गांव में रह रहे हैं लेकिन हमारे देश आसपास का विकास भी अच्छा हो रहा है, तो वातावरण भी स्वच्छ मिल रहा है, सुविधाएं भी हमन को पूरी मिल रही हैं, लाइट व्यवस्था, पानी व्यवस्था और सड़क व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था सब आसानी से उपलब्ध हो रही है। तो उस क्षेत्र को उसी आधार पर तुलना की जाती है। बिना मिलावट की वस्तुएं, आज सिटी की बात करें तो 90% मिलावट, 10% शुद्ध है। अभी हम गांव में रहकर शुद्ध तो भोजन कर रहे हैं। बीमारियों से बचाव किस स्तर पर हो रहा है, एक वहाँ चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया नहीं है,
बीमारियों से टीकाकरण वगैरह सही नहीं है, और कोई जो बीमारी आ जाती है तो उसको जल्दी से नियंत्रण नहीं कर सकते, तो उसका मतलब उस क्षेत्र का विकास क्या है, कम है, आदि प्राप्त नहीं कर सकते। अतः सरकार और समाज कई वस्तुएं लोगों को सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाते हैं। सामूहिक रूप से, जैसे कोविड-19 का टीकाकरण जो चला, सबको निःशुल्क उपलब्ध करवाया, घर घर जाकर भी टीके लगाए जा रहे हैं। तो इस बारे में सरकार क्या है, सचेत है। तो इसका मतलब हमारे क्षेत्र का भी विकास ठीक हो रहा है, जो लोगों के बेहतर जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। बेस्ट जीवन के लिए सरकार क्यों कर रही है प्रयास, टीकाकरण क्यों कर रही है? फायदा हमको, सरकार को फायदा तो हमारा ही है, लेकिन हमारा फायदा होगा तभी सबका फायदा होगा, और सबका फायदा होगा तभी राष्ट्रीय विकास होगा। उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं, सार्वजनिक सेवा कहते हैं, जो सबके काम आती है। अगर स्कूल है, हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है तो वो सबके काम आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। रोड की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है? अगर ऐसी ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र है तो पानी के निकास की व्यवस्था है। उससे ही तो पता लगेगा कि यहाँ का जीवन किस स्तर का है। तो विकास की धारणीयता, ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि विकास की धारणीयता का तात्पर्य है कि विकास का क्या स्तर है, और ऊंचा उठना अथवा विकास की वर्तमान स्तर को भावी पीढ़ी के लिए बनाए रखना। इसके लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सतत विकास किसे कहते हैं, पोषणीय विकास किसे कहते हैं, या धारणीय विकास किसे कहते हैं? तो वह विकास कि आज विकास की दौड़ में मानव जो है वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। आज मकान बनाने के लिए या फिर कोई ऐसी सुविधाएं बनाने के लिए पेड़ काट लिए, पेड़ काटे जा रहे हैं। फर्नीचर बनाओगे आप, मकान में फर्नीचर लगाओगे, 5 पेड़ 10 पेड़ कटे, उसका भुगतान करना पड़ेगा आप। और प्रकृति को आप भुगतान किस तरह कर सकते हो, एक पेड़ काटते हो तो कम से कम आप 10 पेड़ तो लगाएं, क्योंकि वो एक पेड़ जो आपने काटा है उसके वो 10 पेड़ लगाओगे ना, उनमें से वो निष्कर्षतः 2 या 3 पेड़ ही बच पाएंगे लास्ट तक। कोई सूख जाता है, कोई तोड़ देता है। अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करेगी। आज अगर आप पानी का सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको पानी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आज जैसे राजस्थान में कुछ दिन पहले ऊर्जा संकट आया था कि बिजली काटी जा रही थी कि तेल वो ख़त्म हो गया, कोयला ख़त्म हो गया। तो कोयले का उस तरह उपयोग करो कि फालतू खर्च ना हो और अपना काम भी हो जाए। पानी का इस तरह यूज करो कि काम भी हो जाए और काम भी आ जाए। जैसे नहाने का पानी है तो उस नहाने के पानी को, पानी वेस्टेज ही जाता है, तो उसको ऐसी जगह निकालो जहाँ की पेड़ों में लग सके वो, डबल काम हो जाए, हमारी गार्डनिंग व्यवस्था भी हो जाए और पानी भी काम में आ जाए, वेस्टेज नहीं हो। कहने का मतलब तो सतत धारणीय और पोषणीय विकास ये होता है कि एक तो सबका विकास हो, दूसरी बात भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग किया जाए, वही क्या होता है, धारणीय, पोषणीय या सतत विकास होता है। आपका स्वार्थ देखकर अगर किसी संसाधन का उपयोग करते हैं और आपके स्वार्थ की पूर्ति हो जाने पर उस संसाधन का दुरुपयोग करते हैं तो वह पोषणीय विकास नहीं है। पोषणीय विकास की शर्त है कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर आप संसाधनों का उपयोग करेंगे, मिस यूज किसी भी संसाधन का आप नहीं करेंगे। यही क्या होता है, धारणीय या पोषणीय विकास। तो आपको यह अवधारणा समझ में आई होगी। इसी के साथ अगली वार्ता अपनी अगली क्लास में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।